Today I'll be talking to you about the steps of an IVF procedure. What does an IVF procedure involve? IVF की प्रक्रिया step by step कैसे करी जाती है? Namaskar. I'm Dr. Puneet Kochar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center, Model Town, North Delhi. Today I'll be talking to you about the steps of an IVF procedure. What does an IVF procedure involve? IVF की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कैसे करी जाती है? IVF शुरू करने से पहले हमें ये देखना होता है कि एक पर्टिकुलर कपल को IVF की जरूरत भी है कि नहीं. Now this is a very different and a very vast topic. I will not be covering the topic as to who all require an IVF. This is a separate video that I'll be doing. Today I'll be talking to you about what is actually involved in the IVF procedure. सेकेंडली, आईवीएफ शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि एक कपल आईवीएफ के लिए फिट है कि नहीं. हम कपल का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, वायरोलॉजी स्क्रीन टू लुक फॉर द हेपेटाइटिस एंड एचआईवी स्टेटस, थैलेसीमिया स्क्रीन. वी आल्सो डू एन अल्ट्रासाउंड. इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि आपको मेडिकल ऑप्टिमाइजेशन माने बीपी या शुगर कंट्रोल, कार्डियक स्टेटस एनालिसिस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है आईवीएफ से पहले. क्या आप आईवीएफ के लिए फिट हैं? क्या आप प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए फिट हैं? दूसरा, क्या आपको आईवीएफ से पहले किसी और प्रोसीजर जैसे कि हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत तो नहीं है, जिसका इंडिकेशन हमें आपकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स से मिलता है. Now, once we decide that a couple is fit to undergo an IVF procedure and they need an IVF procedure, then we start the process of IVF. अब IVF को सरल करने के लिए छोटे छोटे 5 स्टेप्स में बांटा जा सकता है. The first phase is the stimulation phase. Essentially, stimulation का मतलब है ओवरीज में एग ग्रो करना. अब आप ये पूछेंगे ओवरीज में एग तो वैसे भी बनते हैं. So every cycle a woman produces one egg. Naturally, if I do not give you any medicines, you will be producing one or rarely probably 2 eggs in one particular cycle. Our goal in an IVF cycle is to get a higher number of oocytes because the cost of getting a higher number of oocytes will be the same as getting a fewer number of oocytes. And all the human eggs are not usually normal. So if you have a higher number of oocytes, not too high of course, it basically gives us a better chance of getting some good eggs and some good embryos. So हम क्या करते हैं, हम स्टिमुलेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर पेशेंट की एज, उनका ओवेरियन स्टेटस माने उनका AMH, FSH, उनकी एंट्रो फॉलिकुलर काउंट माने अल्ट्रासाउंड में हमें कितने फॉलिकल्स दिख रहे हैं, इज शी अ पुअर रिस्पॉन्डर, एन एवरेज रिस्पॉन्डर और अ गुड रिस्पॉन्डर और हाइपर रिस्पॉन्डर. ये सब देखकर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए स्टिमुलेशन के इंजेक्शंस का क्या डोज एडिक्वेट रहेगा. स्टिमुलेशन के प्रोटोकॉल्स 2 तरीके के होते हैं. Previously, let's say about 10 to 20 years ago, the more dominant protocol was the long protocol, जिसमें इंजेक्शंस को ओवरीज को सप्रेस करने के लिए शुरू किया जाता था पीरियड आने से 1 हफ्ता पहले. आजकल हम शॉर्ट प्रोटोकॉल ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें इंजेक्शंस को पीरियड के सेकेंड डे से ही स्टार्ट किया जाता है. This is a more comfortable procedure for the patients because it minimizes the number of days that you require the injections. कम दिन तक इंजेक्शन लगाना पड़ता है. On an average, most women need injections for only about 8 to 10 days. किसी को एक आध दिन कम की जरूरत भी पड़ सकती है, किसी को एक आध दिन ज़्यादा की जरूरत भी पड़ सकती है. During these 8 to 10 days, we do a series of ultrasounds. तो आपका पीरियड के सेकेंड डे आपको एक अल्ट्रासाउंड के लिए आना होगा, जिस दिन हम आपका अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट के द्वारा हार्मोन्स भी चेक करते हैं. सेकेंड डे से आपके इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड इज अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 days later. सो ऑन एन एवरेज 5 दिन के अंतर पर अगला अल्ट्रासाउंड किया जाता है. अगेन वी चेक फॉर द ग्रोथ ऑफ द एग्स एंड द यूट्राइन लाइनिंग एंड वी एडजस्ट द डोज ऑफ योर इंजेक्शंस. इस स्टेज पर हम एक सेकेंड इंजेक्शन ऐड करते हैं जो एग्स को रप्चर से रोकता है. एक बार एग्स की ग्रोथ शुरू हो जाए तो आपको अंत के 3, 4, 5 दिन 2 इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है. अगला अल्ट्रासाउंड फिर 2-3 दिन बाद किया जाता है. सो अप्रॉक्सीमेटली समवेयर बिटवीन डे 8 to 10 ऑफ योर साइकिल यू विल नीड अनदर अल्ट्रासाउंड. Most women only need about 3 to 4 ultrasound visits, and by the time we are on your day 9 or day 10 visit, हमें दिखता है कि अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल्स का साइज रेडी है, माने कि अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलीमीटर पहुंच गया है. इस दिन आपको आखिरी इंजेक्शन लगाया जाता है. The same day you are also given a trigger injection. ट्रिगर का मतलब है
ये फाइनल इंजेक्शन है जो फॉलिकल्स के अंदर oocytes को या एग्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। ये थी हमारी फर्स्ट फेज ऑफ आईवीएफ जिसको हम स्टिमुलेशन फेज कहते हैं। द सेकेंड फेज इज द पिकअप प्रोसीजर, एग कलेक्शन प्रोसीजर भी कहा जाता है इसको। Egg collection is done approximately 35 to 36 hours after your trigger injection. इसलिए जो आपको ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाएगा उसको सही टाइम पर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर सम रीज़न आप उसको निर्धारित टाइम पर नहीं लगा पा रहे, निर्धारित टाइम से आप 1 घंटा आगे पीछे लगा रहे हैं, सो यू हैव टू टेल योर डॉक्टर बिकॉज द टाइम ऑफ योर पिकअप प्रोसीजर विल हैव टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। अब पिकअप प्रोसीजर एक बहुत ही सरल प्रोसीजर है। इट इज यूजुअली लास्टिंग फॉर ओनली अबाउट 10 to 15 मिनट्स एंड इट इज डन ट्रांसवजाइनली। सो जैसे हम आपके अल्ट्रासाउंड करते हैं वैसे ही अल्ट्रासाउंड प्रोब के थ्रू हम एक पतली सी नीडल इंसर्ट करके ओवरीज में से एग्स निकाल लेते हैं। ये प्रोसीजर लोकल या जनरल दोनों में किया जा सकता है, लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया। मोस्ट वुमेन आर कंफर्टेबल गेटिंग अ जनरल एनेस्थीसिया, सो केवल 10 मिनट के लिए आपको एनेस्थीसिया देकर सुलाया जाता है। वी ओनली गिव अ सिंगल और 2 नीडल pricks in each of the ovaries and we take out the eggs in the follicles along with the fluid. So इसमें पेन नहीं होता बिल्कुल। By the time you come out of the OT, you're awake, you're able to know कितने eggs निकाले गए। उसके बाद हम लगभग 2 घंटे आपको क्लिनिक में रेस्ट कराते हैं and then you can go home. We advise that somebody accompanies you on the day of the pickup procedure because we will not be allowing you to drive on your own as you've received anesthesia. बेहोशी के बाद same day drive करना या ज़्यादा एक्टिविटी करना advisable नहीं है। अब जिस दिन oocytes निकाले जाते हैं इस दिन आपके पार्टनर को या आपके हस्बैंड को फ्रेश सीमेन सैंपल देना होता है। For some reason, if the husband is not able to come along with the woman on the day of the egg pickup, we prefer that you tell us in advance and we freeze the semen sample in advance. The success rate of IVF with fresh or frozen semen sample is equally good. So, if a couple has any problem and the husband is not able to come on the day, or if a couple has had an incident where the husband is not able to give a semen sample under pressure or he gets nervous and has anxiety issues, these are conditions where we advise that you tell your doctor and you freeze a semen sample before the day of the pickup. पिकअप प्रोसीजर के बाद ये oocytes एम्ब्रियोलॉजी लैब में दिए जाते हैं जिनको IVF या ICSI प्रोसीजर के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। So this is the third phase of IVF. Third phase is what is happening in the laboratory. Third phase में एग्स को स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज जो बनते हैं उनको कल्चर किया जाता है। And after about 3 to 5 days of culturing, we have to either do a transfer or a freezing of the embryos. So the fourth stage is the embryo transfer procedure. जैसे कि मैंने कहा ट्रांसफर डे 3 या डे 5 पे किया जाता है। किसी किसी कंडीशन में ट्रांसफर कैन बी डन ऑन डे 2 and डे 4 as well. This has to be decided by your embryologist, by your clinician and of course by the patient. So what is the difference between day 3 and day 5 embryo transfer? पुराने ज़माने में ज़्यादातर सेंटर्स डे 3 ट्रांसफ़र करते थे। पिछले 10-20 सालों से almost all the good centers have moved towards a blastocyst culture या day 5 embryo culture. क्यों? क्योंकि humans के लगभग 40% एम्ब्रियोज अच्छे ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। तो लेट्स से आपके 10 एग्स निकले जिसमें से 8 क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियोज आपके अच्छे दिख रहे हैं, इसमें से 3 या 4 ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। सो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंच के हम चूज कर सकते हैं कि कौन से बेटर एम्ब्रियोज हैं जिनको ट्रांसफर किया जाना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी आने का चांस इम्प्रूव हो सके। अब ट्रांसफर प्रोसीजर कैसे किया जाता है? सो दिस इज इवन अ सिंपलर प्रोसीजर, इट इज जस्ट लाइक हैविंग एन IUI। ट्रांसफर प्रोसीजर के लिए आपको बेहोशी की या एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती। ट्रांसफर प्रोसीजर में केवल 5 मिनट लगते हैं। यू नीड टू कम टू द सेंटर विद अ पार्शियली फुल ब्लैडर। ब्लैडर के प्रेशर के कारण आपका जो यूट्रस और सर्विक्स का एंगल है वो सीधा हो जाता है जिससे कि ट्रांसफर प्रोसीजर बहुत स्मूथली किया जा सकता है, आपको पेन नहीं होता और हमें जूझना नहीं पड़ता। Now, after a transfer procedure, a lady can walk back home, she can drive back home, bed rest is not required. A lot of people have this misconception that a woman should be in bed for about half an hour, 1 hour, or sometimes even for the next 14 days after the embryo transfer. ऐसा नहीं है। Again, precautions after an embryo transfer is another video that I've done earlier, so I'll not be talking about this in details today. हमने अभी तक IVF की 4 phases डिस्कस की। 5वीं फेज आती है अगला 15 दिन का वेट। सो
The earliest that you can do a beta HCG or a pregnancy test is about 10 days after the transfer. We normally at our center do it about 12 to 14 days after the transfer because by that time the beta HCG levels are usually well established. इन 15 दिन में आपको क्या करना है? इन 15 दिन में आपको रिलैक्स रहना है और दवाइयाँ जैसे कि आपको बताई गई हैं वैसे लेनी है. Most women are given a certain dose of progestogens. Progesterone एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है. इसको वजाइनल पेसिलीज के द्वारा, ओरल टैबलेट्स के द्वारा या इंजेक्शंस के द्वारा दिया जाता है. In the second phase of IVF, this is the most important drug. Apart from this, आपको फोलिक एसिड, कुछ विटामिन्स, हो सकता है इकोस्प्रिन या खून पतला करने के कुछ एजेंट्स दिए गए हों. इन सबको आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते हुए लेना है. सो IVF इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट I would just say that it is not a painful procedure, it is not a long procedure. It takes as long as a normal pregnancy does. The result of IVF comes in one menstrual cycle. एक नेचुरल प्रेगनेंसी का रिजल्ट भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है, एक IUI का रिजल्ट भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है. तो इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, इसमें आपके शरीर को कठिनाई भी ज़्यादा नहीं झेलनी पड़ती. If you want any further information regarding the process of IVF, please contact us on the numbers given below. Thank you.